हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, 3rd है, राइट। और हमारा यूनिट चल रहा है, जो चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कल हमने जनरल इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया था, राइट। आपने आई होप रीडिंग की होगी उसकी। तो मैंने कल आपको एक बार बता दूं, आपको मैंने आज हमने क्या पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना है। ये सारी आपके लिए मैं स्लाइड्स लेकर आया हूँ, इनके ऊपर आज हम स्टडी करेंगे। एक बार मैं आपको वापिस से रिवाइज करवा दूं, मैंने कल आपको बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए आपका कोई सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि स्मूथ सरफेस है, जहाँ से क्या हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकती है। और इस तरफ ये क्या है, इसकी पॉलिश सरफेस है, ठीक है। इस तरफ से क्या किया हुआ, पॉलिश किया हुआ, मीन्स जहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगी, रिफ्लेक्शन किस एरिया से होगी, इस सरफेस से होगी। फाइन। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ से एक लाइट क्या करती है, इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। कहाँ से इंसिडेंट होती है, यहाँ से एक रे आई, लाइट रे आई, ठीक है, और यहाँ पे ओके आके क्या होगी, आपकी इंसिडेंट होगी। मैं एक बार अच्छे से आपको रे की मदद से बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक इस तरह से एक रे आई और इंसिडेंट हुई यहाँ पे आके। जैसे यहाँ पे आके इंसिडेंट होती है तो आपको पता है हमें यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ता है, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। क्या ड्रॉ करना पड़ता है कि यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। मैंने कल बताया था इसके बारे में। ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया क्या, नॉर्मल। जैसे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, जैसे ही यहाँ पे एक रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद दिस रे विल गेट रिफ्लेक्टेड। ये रे क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। किस तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ इस तरफ रिफ्लेक्ट कर गई। रिफ्लेक्शन होने के बाद यहां पे एक एंगल बन रही है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। इस रे को हम कौन सी रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये जो रे होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बोलते हैं बनती है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। पहला ये लॉ है। दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों आपकी क्या रहती हैं, एक ही प्लेन पे रहती हैं। अब क्वेश्चन आता है प्लेन क्या होता है। प्लेन जैसे आपकी नोटबुक हो गई है ना, जिसकी सिर्फ 2 डायमेंशंस होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। यानी कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे रहती हैं। ये आपके 2 लॉज होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये मैंने कल भी बताया था, आज एक बार आपको रिवाइज करवा दिया। आज हमने पढ़ना है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स तो आप सभी को पता ही है। मिरर्स क्या होते हैं भाई, आप जैसे घर में यूज करते हैं, जिसके अंदर आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिरर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और इसके साथ वर्ड लग चुका है, स्फेरिकल। स्फेरिकल नाम से पता चला एक स्फीयर होगा। अब कैसा स्फीयर होगा वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना। देखिए, ये आपके पास एक मान लीजिए एक स्फीयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्फीयर भी कैसा होना चाहिए आपका, स्फेरिकल और हॉलो होना चाहिए। हॉलो का मतलब अंदर से खोखला, खाली होना चाहिए अंदर से, ठीक है। अच्छा, एक स्फीयर है जो कि अंदर से खाली है, यानी कि हॉलो है, एक हॉलो स्फीयर है। अब ये हॉलो स्फीयर जो होना चाहिए, ये किसका, जहां तो किसका हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, जहां कैसा हो सकता है, मेटल का हो सकता है, ठीक है। मेटल का क्यों, क्योंकि ताकि वहां से क्या हो सके, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, अल्टीमेटली ये कहना चाहते हैं हम। तो ये मान लीजिए आपका एक स्फीयर है, पूरा का पूरा एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, और इसका मैं इतना सा पार्ट काट लूं। ये जो इतना सा पार्ट है इसको मैं एज ए मिरर यूज करने वाला हूं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऑरेंज है, जहां आपके पास कोई बॉल है, उसका आप थोड़ा सा हिस्सा काट दो, इधर से एक हिस्सा काट दो, ये वाला पोर्शन तो आप साइड पे करते हो, पर ये जो पोर्शन बच जाएगा इसको एज ए हम मिरर क्या करने लगते हैं, यूज करने लगते हैं। ये जो मिरर बन चुका है आपके पास, क्या ये मिरर आपका एक पार्ट है। ये जो इतना सा मिरर आपको देखने को मिल रहा है ना, इसको मैं अलग से अगर बनाऊं तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे करके। तो अगर मैं आपको ये पूछूं, है ना, ये जो है ना दिख रहा है डार्क कलर से, ये एक मिरर है। ये मिरर क्या है, एक पार्ट है। किसका पार्ट है, हॉलो स्फीयर का। किसका पार्ट है, एक हॉलो स्फीयर का। तो ये स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर पार्ट होते हैं किसके, हॉलो स्फीयर के पार्ट होते हैं। अब
मिरर कैसे बनता है, अगर आपके घर में नॉर्मल मिरर्स यूज करते हो, आप प्लेन मिरर्स यूज करते हो, अगर आप उसको ध्यान से देखो, उसका जिसके अंदर आपकी जिसके सामने आप खड़े होकर अपनी इमेज देखते हो, वो सरफेस होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा सरफेस होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन बिल्कुल उसकी बैक साइड का अगर आप देखोगे तो बैक साइड बेसिकली क्या की होती है? पॉलिश की होती है। अगर आप कभी देखो उसको, उसकी बैक साइड तो देखना, उसकी बैक साइड को हमने क्या किया होता है? पॉलिश किया होता है। तो वो सरफेस कैसा होता है? नॉन रिफ्लेक्टिंग। वो सरफेस कौन सा होता है आपका? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अगर ये स्फीयर है, कोई भी स्फीयर हो, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? सेंटर होता है। जहां पे मैंने स्फीयर का सेंटर किसके साथ लिखा हुआ है? सी के साथ लिखा हुआ है। थोड़ी देर के बाद मैं वापस इधर आऊंगा, एक बार अब स्फेरिकल मिरर की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं होता क्या है। स्फेरिकल मिरर मैंने पहले ही बता दिया है, ये पार्ट होता है किसका? हॉलो ग्लास भी हो सकता है या मेटल भी हो सकता है। तो क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ, स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास और मेटल स्फीयर्स, जिसका इनर या आउटर साइड हमने क्या की होती है? पॉलिश की होती है, और क्या होती है? नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। जिसकी हमने जहां तो अंदर वाली साइड या आउटर वाली साइड क्या की होती है? पॉलिश की होती है। मान लीजिए जैसे यहां पे देख रहे हो, इतना सा पार्ट आपने बाहर निकाल लिया, इसकी जहां मैं बाहर वाली साइड को क्या कर दूं? पॉलिश कर दूं। जहां मैं अंदर वाली साइड को क्या कर दूं? पॉलिश कर दूं। अगर मैंने बाहर वाली साइड को पॉलिश कर दिया, जो मुझे एक टाइप का मिरर मिल जाएगा, स्फेरिकल मिल जाएगा। और अगर मैंने इसकी अंदर वाली साइड को पॉलिश कर दिया तो मुझे ये दूसरे किस्म का क्या मिल जाएगा? मिरर मिल जाएगा। पर कौन सा? स्फेरिकल मिरर। अल्टीमेटली हमारे पास दो किस्म के स्फेरिकल मिरर होते हैं। एक होता है आपका कॉन्केव मिरर, दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, थोड़ी देर बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो अल्टीमेटली ये कहानी है इसके पीछे की, जहां तो हमने अंदर वाली साइड को पॉलिश किया होता है, जहां हमने बाहर वाली साइड को पॉलिश किया होता है। वहां तक टाइप्स तक पहुंचने के लिए कुछ टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए। पहली हमारी जो टर्म है ये देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। स्फेरिकल मिरर का एक पोल होता है। कैसे पोल होता है? देखिए ये जो पोर्शन है ये आपका मिरर बन चुका है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने इसके अंदर की साइड को क्या किया हुआ? पॉलिश किया हुआ है। और रिफ्लेक्शन कहां से होगी? बाहर वाली तरफ से होगी। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया आपका किस तरफ है? आउटर की साइड की तरफ है। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं। अच्छा देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है, पहले पढ़ते हैं हम पोल ऑफ मिरर के बारे में। पोल क्या होता है? इट इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? मिरर का मिड पॉइंट। यहां पे दो टर्म्स हम यूज करते हैं, एक होता है सेंटर, दूसरा होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की बात करनी हो तो मिड पॉइंट किसका? मिरर का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब सेंटर। सेंटर मींस इधर से इसका अगर सरफेस जो है ये कितना है, मान लो 3 सेंटीमीटर का सर्कमफ्रेंस, और इसका भी जो सेमी सर्कमफ्रेंस जो होगा वो भी कितना होगा? 3। अल्टीमेटली मैं क्या कह रहा हूं, ये इतना सा आपका टोटल एम से लेके एम डैश तक आपका पूरा मिरर है। इसका बिल्कुल सेंटर पे चले जाऊं, यानी कि मिड पॉइंट पे चले जाऊं, एक पॉइंट मिलेगा इस मिरर के ऊपर, उस पॉइंट को हम क्या पढ़ते हैं? पोल ऑफ द मिरर बोलते हैं। दूसरा आपका पता है, ये पूरा ये जो मिरर बना हुआ है एम डैश जो मिरर बना हुआ है, जिसकी किसका पार्ट है? हॉलो स्फेरिकल ग्लास या मेटल का पार्ट है। तो उस स्फीयर का कुछ ना कुछ क्या होगा? सेंटर होगा। अब ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर इस मिरर का क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ आ गई होगी। थोड़ी देर बाद मैं इसकी अच्छे से स्टेटमेंट बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो। तो ये इसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं? कैपिटल सी के साथ। अच्छा, अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डिस्टेंस होता है। जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, कौन सा डिस्टेंस? लीनियर डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को हम किसके साथ लिखते हैं? कैपिटल आर के साथ लिखते हैं। और पढ़ते क्या है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये मिरर का, जैसे ये पूरा स्फीयर है, स्फीयर का यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? सेंटर से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? रेडियस बोलते हैं। लेकिन अगर अब हम मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक जो डिस्टेंस होगा, लीनियर डिस्टेंस होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है, एक इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये सारी टर्म्स हमने यहाँ पे लिखी हुई है। पहली है पोल। पोल के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। ये क्या होता है? मिड पॉइंट होता है किसका? स्फेरिकल मिरर का। डिनोट किसके साथ किया जाता है? पी के साथ डिनोट किया जाता है। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एक स्फेरिकल मिरर होता है,
देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है किसका, स्फेरिकल मिरर का है। ये क्या होता है, एक पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है ये, इट इज द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर के सेंटर में होता है। ध्यान रखना, पोल क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये पॉइंट होता है कहां पे, सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर के सेंटर पे होता है। ये स्फीयर है, स्फीयर का ये सेंटर है, तो हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द मिरर। डिनोट किसके साथ किया जाता है, सी के साथ डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पहले बता दिया, एक इमेजिनरी लाइन है जो पास करती है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर से, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले बता दिया ये भी, ये लीनियर डिस्टेंस होता है किसके बीच में, पोल और द सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बीच में जो लीनियर डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिनोट किसके साथ किया जाता है, कैपिटल आर के साथ किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल फोकस। फोकस, ये दो टर्म्स देखो सीखने वाली हैं। देखिए ये आपका मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहां पे होता है आपका पोल, यहां पे होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे एक और टर्म आती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड में एक और पॉइंट होता है, बिल्कुल मिड में। मींस अगर यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, तो यहां से यहां पे कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का। तो बिल्कुल दोनों के सेंटर में एक और पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं फोकस। किसके साथ लिखते हैं, कैपिटल एफ के साथ लिखते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं पूरा नाम लूं तो बोलते हैं हम इसको प्रिंसिपल फोकस। एक हम आगे जाके हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन साथ साथ हम पढ़ेंगे इमेज किस तरह से पड़ती है, बनती है, उसके हम रूल्स पढ़ेंगे। जब मैं रूल्स बताऊंगा तब आपको फोकस के बारे में ज्यादा समझ आएगी। फिलहाल के लिए मैं जो यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो समझ लो। देखो जब भी कोई रे इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रे हमेशा क्या करती है, फोकस से ही पास होती है। इतनी ही बात नहीं है जी, इनकम्प्लीट बात बताई है। जब मैं रूल्स बताऊंगा आपको तब आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। फिलहाल के लिए फोकस को समझाने के लिए एक पॉइंट तो मैंने ये बता दिया आपको, फोकस क्या होता है, जो मिड पॉइंट होता है किसके बीच में, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये बात समझ आ गई होगी। दूसरी, ये पॉइंट होता है किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रेस, रेस लिख लेना यहां पे, ठीक है, ऑल रिफ्लेक्टेड रेस कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां से सारी की सारी रे क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, कब, रिफ्लेक्शन के बाद। ये आपको बात इतनी डिटेल में समझ नहीं आई होगी, जब मैं रूल्स बताऊंगा आपको तब आपको ज्यादा समझ आएगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। डिनोट किसके साथ किया जाता है, इसको कैपिटल एफ के साथ डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में जो लीनियर डिस्टेंस होता है उसको हम स्मॉल एफ के साथ लिखते हैं। पढ़ते हैं क्या इसको, फोकल लेंथ। क्या पढ़ते हैं इसको, फोकल लेंथ। जी क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम, पहले बता दिया, पोल टू द फोकस, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, ओके। एंड लास्ट आपका अपर्चर। अपर्चर क्या है, देखिए अभी हम मिरर के बारे में पढ़ रहे थे ना, ये देखिए, ये देखो हमने मिरर बनाया था। अब यहां से ये जो हिस्सा है ना, यहां से एक्चुअली क्या होती है आपकी, जिस सरफेस से आपकी एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर, ठीक है। अब देखो यहां से सिर्फ इतने पोर्शन, यहां से लेके यहां तक, इस पोर्शन यानी कि एम से लेके एम डैश तक की आपकी क्या हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकती है। अगर रे यहां पे आके स्ट्राइक होती है कहीं पे आके, यहां से अगर यहां पे कोई रे आई तो वो आगे चली जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। तो रिफ्लेक्शन सिर्फ कहां से होती है, कहां से कहां तक हो सकती है, एम से लेके एम डैश तक ही आपकी क्या हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकती है। तो मीन्स यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है अपर्चर के बारे में, इट इज द पार्ट ऑफ द मिरर। ये क्या होता है, एक इट इज द पार्ट ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एक्चुअली टेक प्लेस, जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, एक्चुअली होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ द मिरर बोलते हैं। इट्स कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द मिरर। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर, दो किस्म के मिरर्स होते हैं, पहले बता दिया, एक होता है आपका कॉन्केव मिरर, दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर की बात करनी हो तो क्या होता है अभी, देखो मैंने पहले बोला था स्फेरिकल मिरर, ये पार्ट होता है किसका, होलोस्फीयर का। अब इस होलोस्फीयर के अगर मैं क्या करूं, बाहर वाली साइड को क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, मींस रिफ्लेक्शन बाहर वाली साइड से नहीं होगी, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा अगर मैं बाहर वाली सरफेस को क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं। और रिफ्लेक्शन कहां से होगी, इनर साइड से, ये रे आई और रिफ्लेक्ट होकर वापिस चली गई। तो ऐसे मिरर को हम कौन सा मिरर बोलते हैं, कॉन्केव मिरर बोलते हैं।
बिल्कुल इसका उल्टा, ये आपका एक मिरर है, इसकी अंदर वाली साइड को मैं क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं। अब रिफ्लेक्शन कहां से होगी, बाहर वाली साइड से, आउटर साइड से, मींस आउटर साइड से आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। तो ऐसे मिरर को कौन से मिरर बोलते हैं, हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट कैसी बनती है इसकी। पहला, कॉनकेव मिरर, इट इज द पार्ट ऑफ द होलोस्फीयर। पहले बता दीजिए पार्ट होता है कॉनकेव मिरर, है तो अल्टीमेटली स्फेरिकल मिरर ही। तो इट इज द पार्ट ऑफ द होलोस्फीयर ग्लास इन विच आउटर सरफेस क्या किया होता है, हमने पॉलिश किया होता है। बताया ना मैंने, बाहर वाली साइड हमने क्या की है, पॉलिश की है। देखो, आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम इनर साइड। अंदर वाली साइड से क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द होलोस्फीयर ग्लास इन विच इनर सरफेस को हमने क्या किया होता है, पॉलिश किया होता है, यानी कि नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक प्लेस फ्रॉम आउटर साइड ऑफ द मिरर, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये आपके सामने डायग्राम्स होगी कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। आपने क्या कर लेना है, कॉनकेव मिरर है तो आउटर साइड क्या हो जाएगी, पॉलिश, इस तरह से पॉलिश कर दोगे, और कॉन्वेक्स मिरर है तो अंदर वाली साइड क्या हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी इस तरह से। तो लाइट आ रही है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, अंदर वाला, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है आपका, बाहर वाला। इस तरह से समझ गए बात को। अब हमने पढ़ने हैं यूजर्स। यूजर्स आपको थोड़ी देर बाद जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगी, फिर भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए एक बार हम देख लेते हैं, इनको ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के यूजर्स। कॉन्वेक्स मिरर अगर आप ध्यान से, अगर आपको पता हो, आपकी जो बाइक्स होती हैं, जहाँ कोई भी आपकी व्हीकल्स है, अगर आपने देखा होगा उनके ऊपर मिरर लगा होता है। क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है। और जो मिरर जो उसके ऊपर लगा होता है ना, वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है ना। उसका मीन्स जो कर्व सरफेस होता है ऐसे बाहर की तरफ निकला होता है, आउटर साइड होता है, ऐसे करके। क्यों लगाया होता है इस मिरर को, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है, जब भी इमेज बनाएगा, अगर ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा है लेकिन जो इमेज बनेगी वो इतनी सी बनेगी। मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर आपका ऑब्जेक्ट माने जाने कि आप अगर इस मिरर के सामने खड़े हो जाते हो, आपका साइज इतना है, उसके अंदर जो इमेज बनेगी वो बस इतनी सी बनेगी। मींस जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, स्मॉलर बनती है, छोटी बनती है। किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। और साथ में कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। अब ये स्मॉल क्यों बन रही है, वर्चुअल क्यों बन रही है, एक और होती है, उसे हम बोलते हैं, एक होती है वर्चुअल और एक होती है रियल। अब ये रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ ये इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका मिरर्स का, स्फेरिकल मिरर्स का, इसलिए थोड़ा सा इसको साइड पे रखो। तो फिलहाल के लिए इमेज होती है जो कन्वेक्स मिरर में, वो हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल, और हमेशा कैसी बनती है, स्मॉलर एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। क्यों स्मॉलर बनती है इसका भी हम प्रूफ कर लेंगे, केसेस पढ़ते हैं हम इनके, तो तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। ओके, अब देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने बाइक्स या आपकी स्कूटीज या कोई भी आपके घर में कोई भी व्हीकल्स है, उसके ऊपर जो मिरर्स लगा होता है ना, अगर उस मिरर के अंदर देखोगे, मान लो पीछे आपकी जो गाड़ी आ रही है वो इतनी बड़ी है, लेकिन जो जब आप मिरर के अंदर देखोगे वो बिल्कुल छोटी सी दिखेगी। फायदा क्या है इसका, इस मिरर का लगाने का, क्योंकि इसके अंदर जो इमेज बन रही है बहुत ज्यादा छोटी बन रही है। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा कि सिर्फ बस ही नहीं देख पाओगे आप इस मिरर के अंदर, इसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो बाइक्स आ रही है, चाहे वो और दूसरी बस आ रही है, वो भी इस मिरर के अंदर क्या हो सकती है, बन सकती है। क्यों, क्योंकि ये इमेज बहुत ज्यादा छोटी बना देता है ये वाला मिरर, तो और भी इसके पास जगह बच जाती है बाकी भी इमेजेस बनाने की। इसलिए इस मिरर का यूज किया जाता है किनके ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर। देखो क्या है, द कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज स्मॉलर। इमेज कैसी होती है, स्मॉलर होती है, छोटी होती है। किससे छोटी होती है, स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है उसके साइज से क्या होती है, छोटी होती है। देयरफॉर द मोस्ट कॉमन convex mirror uses are in places where bigger objects are to be viewed in smaller size। ये वहां भी यूज किया जाता है इनका जहां पे हमें क्या करना होता है, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे साइज में देखना होता है, वहां पे इनका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहां पे यूज किया जाता है, इनसाइड बिल्डिंग्स। आपने अगर देखा होगा, अगर आप ज्वेलरी शॉप पे चले जाते हो या कोई बड़े बड़े मॉल्स में चले जाते हो, अगर वहां पे कैमरा नहीं लगा है, तो अगर वहां पे ना एक साइड पे एक छोटा सा मिरर लगाया होता है और उस मिरर के अंदर पूरी की पूरी शॉप दिख रही होती है, वो कौन सा मिरर लगाया होता है उसके अंदर, वो लगाया होता है हमने कॉन्वेक्स मिरर। क्यों,
क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर छोटी एक बड़ी इमेज का, बड़े ऑब्जेक्ट का छोटी छोटी सी इमेज बना सकती है। तो उस मिरर के अंदर पूरी की पूरी शॉप की इमेज क्या कर रही होती है, बन रही होती है। क्यों? ऐसे तो दुकान जो होगी, पूरी शॉप जो होगी, उसकी वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो चुका है, लेकिन इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो बहुत ज्यादा क्या बनेगी, छोटी बनेगी। तो कहां कहां यूज किया जाता है? इनसाइड बिल्डिंग, और कहां पे यूज किया जाता है? व्हीकल्स मिरर, और कहां पे यूज किया जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लासेस, और कहां पे यूज किया जाता है? सिक्योरिटी पर्पस के लिए इनका यूज किया जाता है। कॉनकेव मिरर की बात करनी है। कॉनकेव मिरर का बहुत सारे केसेस बनते हैं, 6 केसेस होते हैं। 6 केसेस का मतलब क्या? आप मिरर से कितनी दूरी पे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इमेज कैसी बनेगी। क्या पता आप यहां पे खड़े हो गए तो आपकी इमेज क्या पता कैसी बन रही होगी, छोटी बन रही होगी। आप यहां पे खड़े हो गए तो क्या पता आपकी इमेज, जितनी आपकी ऑब्जेक्ट है उतनी ही आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या पता इस मिरर के आप पास चले जाओगे, आपका साइज इतना है लेकिन जो इमेज बनेगी वो इतनी बड़ी बनेगी। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके सारे रीजंस मिल जाएंगे आपको कमिंग लेक्चर्स में, हम सारा प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल के लिए कॉनकेव मिरर्स, मैंने पहले ही बोला ना, कॉनकेव मिरर के केस में आपकी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट के बराबर भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट से छोटी भी बन सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन क्या है। इसलिए कॉनकेव मिरर का यूज कहां किया जाता है? शेविंग मिरर्स में, हेड मिरर्स में, ऑप्थेल्मोस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, हेडलाइट्स में, सोलर फर्नेस में। अब इनका कैसे कैसे यूज किया जाता है, अगर किसी को ये जानना होगा तो मुझे पूछना, इसके बारे में मैं डिटेल में एक एक की एग्जांपल देके समझा दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करनी है। पहला, मिरर हैविंग कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड। वो मिरर्स जिनका सरफेस कैसा होता है, कर्व्ड होता है, वैसे मिरर्स को हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं, स्फेरिकल बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव बोलते हैं। तो इसका आपने आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्फेरिकल मिरर्स विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। वैसे स्फेरिकल मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, वैसे स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं? आपने आंसर करना है। स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि कैसे होते हैं? कर्व्ड, बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं, वैसे कौन से होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमेजिनरी लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, उसे हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर करना है। लास्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल, अपर्चर, एक्सिस या कर्वेचर। तो इसका आपने आंसर करना है, क्या आंसर होता है। आज का लेक्चर मैं यहीं तक वाइंड अप करता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।